एक्सेलसियर न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। ज़िंदगी जी ज़िंदगी जीने के लिए और ज़रूरियात को पूरा करने के लिए पैसे की बहुत अहमियत रहती है। पैसे की अहमियत अमीर हो या मिडिल क्लास हो या गरीब गुरबा, उसके लिए उतनी ही रहती है जितनी दुनिया में किसी भी मुकाम पर रहने वाले एक शख्स की होगी। अब पैसे को ये अपने आप में अगर आप घर में जमा रखेंगे तो इसकी वैल्यू इन्हांस नहीं होती। और पैसा एक वॉलेंटरी सेविंग एक्ट भी नहीं है, ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है। अब इसके मद्देनज़र हिंदुस्तान में 1954 में ऑर्डिनेंस आया था जिसके तहत एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की इस्टेब्लिशमेंट की थी। ये दुनिया का सबसे बड़ा सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अभी तक करीब 25 करोड़ सब्सक्राइबर हैं। जम्मू व कश्मीर में भी ईपीएफओ लागू हुआ है। इससे पहले यहाँ पे जेएनके प्रोविडेंट फंड एक्ट था, पर जब से 2019 में जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया तो यहाँ पे जेएनके पीएफओ भी लागू, उसकी सर्विसेज लागू हुई। इसके आने से काफ़ी हलकों में ये माना जाता है कि एक रेडिकल चेंज आई है प्रोविडेंट फंड को लेकर और उसकी सर्विसेज को लेकर। अब इन सब सर्विसेज का क्या फ़ायदा है, किस तरह से इनका विस्तार हो रहा है, कैसे आम लोग तक ये महकमा पहुंच रहा है, इन सब पे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है प्रोविडेंट फंड कमिश्नर जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख रिजवानुद्दीन साहब। रिजवानुद्दीन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम। धन्यवाद अजय जी। रिजवान साहब, आपने अपना वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पहले मैं आपसे ये एक बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। पहले यहाँ पे जेएनके पीएफ एक्ट था, अब यहाँ पे ईपीएफओ लागू हो गया है, तो व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस दोनों के बीच में? देखिए, ये एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952 के तहत जो एक एडेड एडवांटेज मिला जम्मू कश्मीर और लद्दाख के वर्कर्स को, वो है पेंशन स्कीम का बेनिफिट। प्रायर टू दैट, नवंबर 2019 से पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कोई पेंशन स्कीम नहीं थी। देयर वर ओनली 2 स्कीम्स अंडर द एस्टवाइल एक्ट, जेके एक्ट जो था, उसके तहत इंश्योरेंस की एक छोटी सी स्कीम थी और एक प्रोविडेंट फंड का नॉर्मल जो यहाँ पे पीएफ होता है वैसे वहाँ पीएफ था। तो अब जो है एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम 1995 के लागू होने के बाद आपने देखा होगा बहुत सी दुर्घटनाएं हो चुकी यहाँ पे हुई हैं। बहुत से लोगों को, फैमिली को हम लोग पेंशन दे रहे हैं। जैसे कि खूनी नाला में एक एक्सीडेंट हुआ था, वहाँ के वर्कर्स हैं, उन लोगों के लोकल्स के दोनों लोकल वर्कर को इसी ऑफिस से हम 4,500 हज़ार रुपये प्रति माह पेंशन दे रहे हैं। वो जीवन पर्यंत परिवार को मिलेगी। वो विधवा जब तक जीवित हैं उनको तब तक पेंशन मिलेगी और उसमें मात्र 1,200 रुपये पेंशन का कटा रहा होगा पैसा। तो ये एक जो है एडेड एडवांटेज है। इसके अलावा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है अभी 8.15% है, जो हम डिक्लेयर कर रहे हैं ईपीएफओ का पूरे भारतवर्ष में जो लागू है वो भी यहाँ पे लागू है। और ये मंथली रनिंग बैलेंस पे हम इंटरेस्ट देते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी सौगात है लोगों के लिए। इंश्योरेंस का क्वांटम जो है पहले जो है वो मात्र 75,000 रुपये रहा होगा प्रति केस में, इन डेथ केस। बट यहाँ पे आज जम्मू कश्मीर एक्ट के रिपील होने के बाद, ईपीएफओ के आने के बाद, अब जो इंश्योरेंस का अधिकतम क्वांटम है वो 7 लाख है। और कोई भी वर्कर यदि 1 साल तक प्रोविडेंट फंड का पैसा जमा करा लेता है अपने अकाउंट में, तो उसको मिनिमम 2.5 लाख का इंश्योरेंस बिल्कुल नियत है। तो ये एक बड़ी सौगात है। उसके अलावा सबसे बड़ा जो चेंज आया सर्विस डिलीवरी में, वो ये है कि ईपीएफओ की सर्विसेज ऑनलाइन है। अब हमारा सारा काम ऑनलाइन तरीके से होता है। आपने देखा होगा मेरे रूम में 3-4 लैपटॉप्स हैं, यहाँ पे हम लोग पर्सनल एक्सेस दे रहे हैं लोगों को। कोई भी कस्टमर यहाँ विज़िट करता है तो उसको हैंड होल्डिंग सपोर्ट हम देते हैं। ऑनलाइन सर्विसेज हमारी पूरे इंडिया में जिस तरीके से लागू थी वैसी जम्मू कश्मीर में लागू हो गई। तो अब आपका कोई भी क्लेम है वो पाइपलाइन में आएगा, ट्रांसपेरेंट तरीके से वो सॉल्व होगा। अगर उसमें कोई इशू है, किसी ने कोई रिजेक्शन भी करना है, तो वो जब तक रिजेक्शन मेरे पास तक नहीं आता वो रिजेक्ट नहीं होगा क्लेम, या जो भी अधिकारी देख रहा हो। एक ग्रुप ए ऑफिसर के पास अथॉरिटी है रिजेक्ट करने की, वो मैं देखता हूँ। हमने काफ़ी हद तक कश्मीर में रिटर्न रिजेक्शन रेशियो कम किया। और एक व्हाट्सएप के थ्रू हमारा एक नंबर है 600-6567-049, उसके तहत बहुत सा डेटा, बहुत से डॉक्यूमेंट्स, बहुत सी चीज़ें हम और इन्फॉर्मेशन आदान प्रदान करते हैं। पूरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं इस नंबर के थ्रू 600-6567-049। ये डायरेक्टली मेरे पास रहता है, मेरे रूम में रहता है और हमारी टीम उसको देखती रहती है लगातार। तो एक बहुत आसानी हो गई है लोगों के लिए। एक्सेस मिलने से लोगों को कॉन्फिडेंस मिला। और आप अगर मार्केट में सर्वे करेंगे पीएफ ऑफिस के बारे में, तो दे विल टॉक अबाउट द सर्विसेज वी आर गिविंग।
जी। रिजवान जी सर, आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में काफ़ी डिटेल में बताया कि सर्विसेज में ट्रांसफॉर्मेशन क्या कैसे आई है और किस तरह से ये बेनिफिशरी है जो भी अकाउंट होल्डर है उसके लिए। बट वही आई स्टार्टिंग फ्रॉम दैट, टेकिंग क्यू फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन, इसको आगे बढ़ाते हैं। जो JNKPF एक्ट था और अब जो EPF जो लागू जो हुआ है, तो दोनों की सर्विसेज में तो आपने बताया, पर जब यहाँ पे जब लागू उसको किया, आपने इम्प्लीमेंट किया, तो इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में तो क्या क्या डिफ़िकल्टीज थी और पहले में और अब में उसको ट्रांसपेरेंट किस तरह से बनाया गया? नहीं, डिफ़िकल्टी कुछ नहीं, डेटा वहाँ से ट्रांसफ़र होके आया तो एक डेटा की क्वालिटी होती है। JKEPFO के पास डेटा जो था वो परफेक्ट और कंप्लीट नहीं था, कुछ चीज़ें मिसिंग थी। तो फादर्स नेम नॉर्मली जो हमें चाहिए होता है, वर्कर का फादर्स और हस्बैंड्स नेम, वो डेटा नहीं था। तो उसके लिए हमें एक जॉइंट डिक्लेरेशन, अब तक हम एक फॉर्म भरवाते हैं हम वर्कर का जो भी मिसिंग डिटेल्स होते हैं उसके लिए। तो अब तक हम लोग 2 लाख के करीब जॉइंट डिक्लेरेशन, जब से मैं आया हूँ यहाँ पे जुलाई 2021 से लेकर अब तक 2 लाख के करीब जॉइंट डिक्लेरेशन के फॉर्म आ चुके हैं, जिनको कि मैंने उसमें भी एक इनोवेशन किया और पर्सनल इंटरवेंशन रखा कि कोई भी व्यक्ति जो है उसमें उसको कम से कम परेशानी हो, तो बहुत उसको लीनियंट होके, और बट इक्वली हमने उसमें उसकी क्वालिटी पे भी ध्यान रखा कि कोई गलत डेटा ना एंटर हो जाए। तो बहुत लिबरल होके मैंने उसको काम को करवाया, पर्सनल मॉनिटरिंग करके। कई बार लोग स्पेसिफिक सिग्नेचर नहीं होते, वो व्हाट्सएप पे मंगाते हैं, पूरी टीम मेरी लगी रहती है। कोई भी डाटा में कमी होती है वो वर्कर से व्हाट्सएप पे मंगा के हम पूरा करते हैं और लोगों के मिसिंग डिटेल पूरे करते हैं। एक बार मिसिंग डिटेल पूरा हो जाता है तो यूनिवर्सल अकाउंट नंबर वो एक्टिवेट कर पाते हैं अपना, और उसके बाद ऑनलाइन सर्विसेज के वो पात्र हो जाते हैं। जी, जिस तरह से आपने बताया कि वो जो डेटा इनिशियल फेज में थोड़ा सा मिसिंग था, वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो JNKPF एक्ट के तहत आती थी, ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। अब तो कोई भी जब से अप्लाई करके 3-4 डेज़ में, जैसे मैं खुद ही देखा कि आपको रिफ़ंड हो जाता है। पर अब ये बात है कि आपके इस ऑफिस को लेकर पहले इट वाज नॉट, कुछ लोगों के अच्छे तासुरात नहीं थे, क्योंकि मैंने खुद देखा है जब JNKPF एक्ट था तो लोग खुद कई लाइनें लगती थी, कई तरह से उनको एक्सप्लॉइट भी किया जाता था, जिसको अब जो सही सा वर्ड है, रिश्वत भी मांगी जाती थी जो पहले एक्ट था। अब इस ऑफिस की आपने वर्किंग, जिस तरह से हमने सुना और बताया, काफ़ी रेडिकल चेंज आई है। तो व्हाट रेडिकल चेंजेस यू हैव ब्रॉट इन दिस ऑफिस जब से आप आए हैं? देखिए, मेरा तो एक इंटेंशन था, लेकिन इंटेंशन आपकी तभी काम करती है जब आपके पास कुछ लोग एटलीस्ट आपको सपोर्ट करते हैं। तो एक टीम की बहुत सख्त ज़रूरत होती है इसमें। तो मेरे जो है स्ट्रैटेजिकली जो टीम हमारी काम कर रही है, वो 2-3 तरह के लेवल पे लोग काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम जो कर रहे हैं। एक होते हैं वॉलंटियर्स, हमारे कुछ अपने EPFO के लोग जो कि पूरे देश के कोने कोने से यहाँ पे आए थे। जब मैं आया था जुलाई 21 में, तो एक सेकेंड टीम हमारी आई थी, मतलब मैं भी आया, मेरे साथ एक टीम आई थी। तो लगभग 30-35 लोग हम लोग थे यहाँ पे, जिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख तीनों जगह काम यहाँ से होता था। उन लोगों के बीच में से कुछ वॉलंटियर्स, जिनको फ्रंट रनर्स कहते हैं, मैं कुछ नाम लेना चाहूँगा, जैसे संजीव कुमार हमारे एक ऐसे से हैं। यहाँ पे मुकेश जी रहे हैं, वो चले गए ट्रांसफ़र होके। चिरंजी लाल शर्मा करके एक वर्कर थे, और भी यंग लड़के थे। एक अर्पित सिंगल रहे जो उन्होंने एक पूरा कैश सेक्शन को संभाला हुआ था अकेले, और बहुत से DS थे जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया। कुछ नाम मैं ले रहा हूँ। तो ये लोग क्या, फ्लेक्सी आवर्स में हमने जब ऑफिस को शुरू किया, इन लोगों से बात की, और ऑफिस को फ्लेक्सी आवर्स में इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि सुबह 7 बजे से लेकर 9:30 के बीच में हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो बहुत फास्ट स्पीड पे चलता है, क्योंकि ऑल इंडिया नेटवर्क पे काम होता है। तो जो अब सारे ऑफिस बंद होते हैं उस वक्त हमारा काम तेज़ हो सकता है। तो सुबह में काफ़ी कम लोग काम कर रहे होते हैं, तो उस स्पीड का लोगों ने कैपिटलाइज करके वर्कलोड को बैलेंस किया, क्योंकि मैन पावर थोड़ी सी शॉर्टेज थी, 1/3 मैन पावर भी थी सैंक्शन स्ट्रेंथ की। और कुछ वॉलंटियर रहते थे जो सैटरडे को भी काम किया, उन्होंने दूसरे का काम भी किया, और मांग के काम करने की आदत रही। अब जो टीम यहाँ से गई है, उन लोगों का ये कहना है कि साहब हम जम्मू कश्मीर दोबारा आना चाहते हैं। सोचिए, लोग अपनी चॉइस पोस्टिंग पे गए, तो एक अच्छा वर्क कल्चर डेवलप हुआ। उसके बाद मेरा ये रहता था कि कस्टमर जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सन है अपने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, अगर उसकी साख के लिए और उसके फ्यूचर के लिए। तो पर्सनली मैं खुद एक केस को मॉनिटर करता हूँ। आप देखेंगे कि लगभग 2,500-3 हज़ार जम्मू के ऐसे केसेस हैं जो रिटर्न होने के लिए प्रस्तुत हुए थे सिस्टम में। उनका मैंने प्रिंट आउट निकाला सिस्टम से, और माइनर डिटेल्स की रिक्वायरमेंट थी या कोई कमी नहीं थी, उसको इंटरप्रिटेशन का कई बार इशू आता है। जैसे एक महिला कर्मचारी का पासबुक में पति का नाम होता है और KYC में पिता का नाम होता है, तो ऐसे में कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं है,
वो लोग लिखते हैं कि इसको ये मैच नहीं कर रहे, तो मैच तो करेगा नहीं, एक जगह हस्बैंड का नाम है, तो वो आप डेटा कंफर्म कर लेते हैं कि जेन्युइन मेंबर है और उस पर मैं ऑर्डर करके क्लेम सेटल कराता हूँ। ऐसे बहुत से ऐसे इंटरवेंशन है जहाँ पे कई बार लोगों के फादर डिटेल अगर मिसिंग होते हैं, क्लेम सबमिट हो गया और पासबुक में पिताजी का नाम है, तो फिर मैं आधार मंगवा लेता हूँ और लोग आधार भेज देते हैं अपना, और उसको हम बात करके और वो बताते हैं वो फादर का नाम मैच करता है, तो यहीं पे हम ऑनलाइन अपडेट करा देते हैं उसको। तो इस तरीके से हम क्लेम कर रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ एक नीड थी डिपार्टमेंट की साख बनाने की, डिपार्टमेंट के बारे में पॉजिटिव एनवायरनमेंट इसलिए ज़रूरी था क्योंकि ये EPFO यहाँ पे आया और एक नया एक्ट लागू हुआ जहाँ पे जिस पे लोगों का अगर स्टेक होल्डर का विश्वास नहीं रहेगा तो शायद गवर्नमेंट के लिए और डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के लिए बहुत अच्छी बात नहीं होती। तो मुझे बहुत गर्व है कि पिछले 2 सालों में हमारी टीम्स ने जो काम किया, खासकर DOs वगैरह ने मिलके, हमारी एक कॉल सेंटर काम करता है, तो हम जो भी फंड्स रिकवर होते हैं उसमें भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। और 2 सालों में हमारे पास 3 अवार्ड्स हैं। एक नॉमिनेशन के लिए अवार्ड हमको बेस्ट जोनल ऑफिस का नंबर 2 सेकंड प्लेस पे थे हम लोग, और बेस्ट परफॉर्मिंग रिमोट ऑफिस का भी अवार्ड मिला 2022-23 में। और इस साल जो अभी गया, ये जाने वाला है 23-24 के लिए, इसको हमको निधि आपके निकट जो हमारा आउटरीच प्रोग्राम होता है, हमने ज़िलों में जाके हर ज़िले में हमने ये कार्यक्रम किया और व्यक्तिगत तौर पे मैं जाता रहा हूँ वहाँ पे, बहुत इसमें फॉलोअप भी करते रहे हम। तो काफ़ी वृहद स्तर पे कई कार्यक्रम हुए हमारे, जैसे कुपवाड़ा में, किश्तवाड़ में, पुंछ में काफ़ी अच्छे कार्यक्रम हुए और कठुआ में। तो उन सब का रिज़ल्ट ये रहा कि इस ऑफिस को, जम्मू को पूरे भारतवर्ष में प्रथम स्थान मिला निधि आपके निकट आउटरीच प्रोग्राम 2.0 जो है, निधि आपके निकट 2.0 के लिए। तो ये एक हमारे लिए उपलब्धि रही और इसमें मैं उन सभी लोगों का जिन्होंने कॉल्स करके यहाँ पे लगातार काम किया, उनका आभारी हूँ जी। जिस तरह से मैं आपके बात से जो एक सोच रहा था कि एक तो आपने इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग यहाँ पे की जिसकी ज़रूरत थी, और ना सिर्फ इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग की बल्कि एक आउटरीच प्रोग्राम भी चलाया विच वॉज नेसेसरी, क्योंकि और तीसरी बात मैं आप ये सोच आपने कहा कि जो डिस्क्रिपेंसीज जो आती हैं दे आर वेरी माइनर होती है, क्योंकि आपका EPFO को जो बेस है उसमें काफ़ी ऐसा बड़ा तबका भी है जो ज़्यादा लिटरेट नहीं है। तो ये जहाँ से ये डेटा जो एंट्री होती है, आप उनको कैसे एजुकेट कर रहे हैं ताकि ये डिस्क्रिपेंसी उन्हीं के एंड से समाप्त हो जाए? नहीं, देखिए, एम्प्लॉयर को तो हम बताते ही हैं कि आपको किस तरीके से डेटा हमें प्रोवाइड करना है, क्या क्या बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे भी जैसे अब एटीट्यूडनल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। जब आप पॉजिटिवली काम करते हो और आप लिख लेते हो, कलम से आपने ऑर्डर्स करने लगते हो, तो लोगों को धीरे धीरे करके समझ में आने लगता है कि नहीं, ये अधिकारी क्या चाहते हैं, काम क्या चाहते हैं। तो अभी देखा, मेरी एक महिला कर्मचारी हैं, काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन उनको कल वो बैठे हुए थे, महिला दिवस का पीछे 3-4 दिन पहले कार्यक्रम होना था, उन्होंने 2 फॉर्म्स दिए हमारे DO को कि इसमें कुछ डेटा मंगवाना है, कुछ कमी है। वो कागज़ मंगवाए गए होंगे और उन्होंने 2 कर्मचारियों के पिता का नाम मिसिंग था, उसको अपडेट किया होगा सिस्टम में और क्लेम सेटल हुआ। तो ये जो एटीट्यूडनल डेवलपमेंट है, ये फ्रंट रनर्स के थ्रू ही आता है। या तो हमारे जो वो लोग जो आगे बढ़ के वॉलंटियरिज्म कर रहे हैं उनको देख के लोग सीखते हैं, या लीडरशिप में खुद हमसे अगर जो कह रहा हूँ मेरी कथनी और करनी में अगर अंतर होगा तो काम नहीं होगा। तो मुझे खुद मैं समय देता हूँ। आपने ये भी देखा होगा कि ऑफिस फ्लेक्सी आवर्स में चलता है तो 7 बजे पहला व्यक्ति हमारा आ जाता है, कई बार 6:20 पे भी आ जाते हैं वो, संजीव कुमार जी, और भी साथी हैं हमारे, मैडम विनय बाला टाक जो कि JK EPFO से एक हमारी पूरी टीम मर्ज हो गई। अब JK EPFO के जो कर्मचारी थे वो EPFO में आ चुके हैं। उनकी उज्जैन में बहुत अच्छी ट्रेनिंग, हमारी केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त महोदया के आदेश के अनुसार ये लोग उज्जैन में ट्रेनिंग लेके आए हैं 1 हफ्ते की, यहाँ भी ट्रेनिंग दी गई, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। तो बखूबी इन्होंने काम को संभाला। एक अश्विनी जी हमारे साथी हैं, जो 3 आदमियों को यहाँ पे एक काम को देखा जाता था। EDB का जो वर्क है, हमारे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का जो काम है, या जो इनको खैर प्रोग्रामिंग तो नहीं करना होता है, लेकिन कंप्यूटर रिलेटेड बहुत सी रिपोर्ट जनरेट होती करती हैं, रोल्स अलोकेट करने होते हैं। तो डे टू वर्किंग में अश्विनी साहब हमारे जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ही हैज़ टेकन अ लीड कि वो समय को नहीं देखते हैं। तो ऐसे बहुत से हैं कर्मचारी जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया यहाँ पे। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि अगर मैं यहाँ से चला भी जाऊँगा तो अगली टीम जो आएगी, अगला अधिकारी, उसको परेशानी नहीं होगी अब, और मैं उम्मीद करूँगा कि आने वाले समय में और सुधार होगा यहाँ पे। जी रिजवान साहब, जिस तरह से आपकी टीम वर्क में ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज आई है, आउटरीच प्रोग्राम हुआ है, आपका इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग हुई है, जो एक फंडामेंटल चीज़ें होती है किसी भी इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश करने के और उसकी साख बनाने में। अब प्रोग्राम के अंत में 1-2 इम्पोर्टेंट सवाल आपसे मैं पूछना चाहता हूँ। जो PF डिडक्ट जो हो रहा है और जो एंट्री हो रही है, पर
J&K में काफ़ी लोगों का, और मैं खुद का भी ये देख रहा हूँ, उसमें जो इंटरेस्ट पर से एंट्री नहीं हो रही है, दैट इज़ नॉट गेटिंग रिफ्लेक्टेड। तो एक इम्पॉर्टेंट बात, दूसरी ये इसका जवाब दीजिए, दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, सपोज अभी तक का मेरा PF सपोज एक्स अमाउंट है, फाइन, मैंने विड्रॉ कर लिया उसमें से वाई अमाउंट, फाइन, अब जो जेड अमाउंट है, क्या वो जो रिमेनिंग इंटरेस्ट है वो जेड पे आएगा या एक्स पे ही आएगा जब मैंने इंटरेस्ट अपने इमरजेंसी के लिए विड्रॉ किया था? इसके वो ऊपर जो आपका गैप पीरियड दिख रहा है ना, देखिए इंटरेस्ट अक्रू हो रहा है और वो क्या बाकायदा आपके अकाउंट में आता जा रहा है, लेकिन क्योंकि एनुअल अकाउंट्स प्रोसेस नहीं हो पाए ड्यू टू स्पेसिफिक टेक्निकल रीजंस, जो जम्मू कश्मीर स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स थी, वो भी इस हफ्ते, मुझे उम्मीद है कि इस हफ्ते में, जो मैंने दिल्ली के हमारा केंद्र, हमारा जो EDP सेंटर है, जो हमारा, जिसको हम नेशनल डेटा सेंटर कहते हैं, वहाँ मेरे साथी अधिकारी हैं, उनसे मेरी बात हुई है। तो बहुत जल्द केवल जो प्रॉब्लमेटिक इस्टेब्लिशमेंट है, जिनको ब्लॉक करना, वो ब्लॉक होंगी। बाकी मतलब आने वाले 10 दिनों में आपको ये सुनने को मिला है कि एनुअल अकाउंट्स भी प्रोसेस हो गए, और अगर आप क्लेम करेंगे तो एक एक पैसे का इंटरेस्ट आएगा। और जहाँ तक बात कही कि उस गैप पीरियड का, मान लिया आपने विड्रॉ आज किया है, तो आज तक का जो इंटरेस्ट है वो पूरे पैसे पे मिलेगा, और आज के बाद जब इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो जेड अमाउंट पे मिलेगा आपको, ठीक है? आप ये कह रहे हैं एक्यूर तो हो रहा है पर रिफ्लेक्ट एनुअल अकाउंट्स नहीं हुए तो वो आपको मतलब अपनी पासबुक में हो सकता है ना दिख रहा हो, लेकिन एक एक पैसा आ रहा है। और जो भी क्लेम कर रहे हैं लोग, जी बड़े बड़े अमाउंट क्लेम किए होंगे, तो उनको बाकायदा आज तक का इंटरेस्ट देके, पिछले महीने तक का इंटरेस्ट देके ही पेमेंट हुआ है। ये आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, लोगों से पूछ सकते हैं। मतलब ये है कि जब आप विड्रॉ करते हैं तो क्लेम जो सेटल होता है तब तो विद इंटरेस्ट मिलता है, पर वो पासबुक पे रिफ्लेक्ट में दिख नहीं रहा, क्योंकि बहुत से यहाँ पे बहुत क्रिटिकल प्रॉब्लम्स रही, बहुत ऐसे टेक्निकल इश्यूज आए हैं यहाँ हमने फेस किए, लेकिन हमारी केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त महोदया का भी काफ़ी सपोर्ट रहा। मैडम नीलम शमी राव ने पर्सनली एक प्रॉब्लम को एक फ़ोन, और मेरे बॉस भी रह चुके, मेरे सीनियर रह चुके हैं अधिकारी, पंकज रमन साहब उनकी टीम ने, और रविकांत जी मेरे साथी हैं, तो केंद्रीय कार्यालय से बड़ा सपोर्ट रहा। एक बड़ी टीथिंग प्रॉब्लम थी हमारी कि उसमें क्लेम सेटल नहीं हो पा रहे थे लोगों का, तो वो एक टेक्निकल प्रॉब्लम पिछले साल सॉल्व की गई। तो इस तरीके का सपोर्ट मिलता है। देखिए आगे क्या होता है, एनुअल अकाउंट्स हो जाएंगे तो वो भी दिखेगा, बहुत सी प्रॉब्लम्स उससे सॉल्व होंगी। जैसे आपने कहा कि टीदिंग प्रॉब्लम थी, इसको सॉल्व करके, और कुछ क्रिटिकल भी थी और टीदिंग भी थी, इन दोनों का एक कॉम्प्लेक्स इशू था। एक और बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जैसे आपने कहा कि पेंशन स्कीम्स भी रहती है, मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन से पहले जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन थी वहाँ पे आफ्टर 10 ईयर्स एम्प्लॉयज़ को पेंशन मिलना शुरू हो जाती थी, बट क्या J&K में ऐसा है आफ्टर? बिल्कुल, आपका भी यहाँ पे J&K क्या पूरे इंडिया में यही स्कीम है कि आप जब 50 साल की उम्र पूर्ण कर लेते हैं और 10 साल की पेंशन की कंट्रीब्यूटरी सर्विस अगर आपकी हो जाती है, तो आप पेंशन के पात्र हो जाते हैं, यानी अर्ली पेंशन। पेंशनरी कंट्रीब्यूशन ये वॉलंटरी एक्ट है या मैंडेटरी एक्ट है? दिस इज ऑल स्टैट्यूटरी, मैंडेटरी आपको करना है, लेकिन एक वेज सीलिंग होती है कि जिन लोग की सैलरी 15,000 से कम है वही पात्र हैं पेंशन स्कीम के, ठीक है। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख में ये स्कीम 2019 से आई है, तो 19 के बाद से ये काउंट होगा, तो 19 के हिसाब से जब भी 10 साल पूरे हो जाते हैं तो पात्रता हो जाती है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति की काम करने के एक दिन के बाद भी अगर मृत्यु हो जाती है तो वो परिवार को पेंशन की पात्रता है, या कभी डिसेबलमेंट हो जाए किसी वर्कर का, उनको भी पेंशन की पात्रता है। एक छोटी सी जानकारी और मैं देना चाहूँगा आपको कि जब मैं यहाँ आया था तो उस फाइनेंशियल ईयर में मैंने देखा था एक महीने में, अप्रैल और मई में, कि हमारे तीनों कार्यालय के अकाउंट टू जो एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट होता है उसकी जो रिसीट है वो 86 लाख थी। मैंने पिछले महीने का एक टारगेट रखा था, अपनी टीम को बोला कि हम 85 लाख कम से कम जम्मू में आना चाहिए अकाउंट, एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट में। तो ये जो आउटरीच प्रोग्राम हम कर रहे हैं, जगह जगह पे जाते हैं, साइट्स पे लोगों को मिल लेते हैं, कॉन्ट्रैक्टर से बात करते हैं, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर्स का बड़ा रोल है। जैसे कि मैं पराग सक्सेना साहब हैं, इरकॉन के डायरेक्टर हैं, उनका मैं आपके चैनल के माध्यम से आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने इंटरवीन करके रेलवे प्रोजेक्ट्स में काफ़ी वर्कर्स को लाभ दिलाने में हमारी मदद की, साथ में हमारे चले वो। मैंने कुछ पत्र लिखे, उस पर कार्रवाई हुई वहाँ पे, और प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के इंटरवेंशन की वजह से कुछ ठेकेदारों ने पैसा भरा। और एक अभी घटना बनिहाल में प्रोग्राम किया था, तो 400 वर्कर्स को लगभग 2 कंपनियों में ऐड कर लिया गया पीएफ में। ये सूचना मुझे अभी 2-3 दिन पहले मिली। इस ऑफिस की अकाउंट 2 की पिछले फरवरी की जो एडमिनिस्ट्रेटिव इनकम थी, जो इसको रिसीट कहते हैं हम, वो 86 लाख को क्रॉस करी, यानी टारगेट से 1 लाख ज़्यादा जो कि मैंने रखा था, जो मुश्किल था लेकिन हमने अचीव किया। तो उसके लिए भी हमारी टीम के मेंबर्स बधाई के पात्र हैं।
और मैं उन सभी नियोक्ता का धन्यवाद करूंगा, खासकर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर्स का। चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट के जो यहाँ पे ईडी साहब हैं या उनके एनएचपीसी के चेयरमैन साहब, उनके सहयोग से भी हमें काफ़ी फ़ायदा मिला। तो ये मैं चाहूँगा सभी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर से या कॉन्ट्रैक्टर से कि आगे बढ़ के पीएफ दें अपने लोगों को, क्योंकि यदि कोई जांच होगी आने वाले समय में तो फिर हम धारा 7A के तहत कार्रवाई भी करेंगे। धारा 7A या 7A बोलते हैं हम उसको, या डैमेजेस लेट जमा करेंगे तो उस पर डैमेजेस भी लगते हैं, तो लेट ना जमा करें पीएफ, समय पे जमा करें और हर पात्र व्यक्ति को अपना मेंबर बनाएं पीएफ का, ताकि आपके विरुद्ध कोई कार्रवाई ना हो आने वाले समय में। जी रिजवान साहब, जिस तरह से आपने डिटेल में बता दिया सारा अपने इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, ट्रांसपेरेंसी, आउटरीच और जो टीदिंग प्रॉब्लम थी उसको किस तरह से सॉल्व किया जा रहा है। अब एंड लास्ट सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जिसमें प्रिंसिपल एम्प्लॉयर्स की आपने बात की, इस ऑर्गेनाइजेशन JNK और लद्दाख का प्रिंसिपल एक्टर आप हैं, तो एज ए प्रिंसिपल एक्टर आपका एक गोल विद इन, जब तक आप यहाँ पे हैं, व्हाट इज़ योर ऑब्जेक्टिव एंड गोल, क्या रहेगा इस ऑर्गेनाइजेशन के मुतालिक? देखिए, मेरा तो ध्येय यही है कि पर्सनली अगर, क्योंकि जिस हम एक्ट को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और जिस विभाग को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, EPFO का, यहाँ पे एक तो पब्लिक सर्विस डिलीवरी में नाम रहे, ठीक रहे, पॉजिटिव सेंस में लोग नाम लें। दूसरा ये है कि जितने भी एंटाइटल्ड वर्कर हैं उसके लिए हम कुछ पत्राचार भी शुरू करेंगे और उच्च अधिकारियों से भी मैं मिलूँगा। विभिन्न सरकारी महकमों के अंदर में जो काम कर रहे हैं लोग और जिनको कैजुअल वर्कर्स हैं और डेली वेज वर्कर्स हैं, उनके लिए भी उच्चतम अधिकारियों को भी मैं पत्र प्रेषित करूँगा। तीसरा यह है कि हर पात्र व्यक्ति को पीएफ और पेंशन का लाभ मिल सके, ये मेरा प्रयास रहेगा। और सर्विस डिलीवरी पे क्वालिटी इम्प्रोवाइजेशन समय के साथ साथ और इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। और अपनी जो टीम है, यहाँ के जो वर्कर्स हैं EPFO में जो काम कर रहे हैं, उनमें एक पॉजिटिव माहौल, उनके अंदर एक राइट एटीट्यूड डेवलप हो सके, इस पर भी मैं प्रयास करूँगा, ताकि ये लोग जब खुश रहेंगे तो अच्छा काम कर पाएंगे। और मैं बहुत आभारी हूँ इन लड़कों का, जो DOs हमारे हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स, ये मन लगा के काम करने की कोशिश कर रहे हैं। इनको और मेहनत करनी होगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट महकमा है। अगर 400 लोग किसी के कहने से जुड़ जाते हैं, या एक शिक्षण संस्थान के उच्च अधिकारी जो कि मालिक ही हैं उस संस्थान के, उन्होंने 24 लोग बढ़ाए मेरे कहने से, चाहे एक कप चाय पे वो मेरे पास आए थे और वॉलंटरी बढ़ाए, तो इस तरह के लोगों का मैं बहुत आह्वान करूँगा कि वो आगे बढ़ के जुड़ें। ये बहुत महत्वपूर्ण महकमा है और जम्मू कश्मीर और लद्दाख मेरे लिए एक विशेष जगह रही है, क्योंकि इस क्षेत्र ऐसा कार्यालय और इस तरीके का चैलेंजिंग एनवायरनमेंट मुझे कभी नहीं मिला। और मुझे बहुत गर्व है कि मैंने यहाँ पे सभी साथियों के साथ मिल के, अपनी टीम के साथ, यहाँ के लोगों का जितना भी हम काम कर सकते थे, जो भी हमारे स्टेक होल्डर हैं, कोशिश की है कि स्टेक होल्डर्स के चेहरे पे स्माइल रहे और दे मस्ट कीप स्माइलिंग। तो दे कैन एक्सेस मी एनी टाइम, कभी भी आना चाहें, यहाँ कोई टाइम की बंदिश नहीं है। 6006567049 पे हमें एक्सेस कर सकते हैं, या ro.jammu@epfindia.gov.in पे आप अपना मेल भेज सकते हैं, कॉलिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कभी भी कॉल करना हो तो हमें फ़ोन कर सकते हैं, हम लगातार फ़ोन उठते हैं। तो यही मेरा आह्वान है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया आपके चैनल में बात करने का। ये थे रिजवान साहब, जिन्होंने आपने कहा कि इनका जो ध्येय है, ऑब्जेक्टिव है कि जो अकाउंट होल्डर है उसके चेहरे पे स्माइल रहे। तो यही बात हमने शुरुआत में कही थी कि जीवन पे आप जिस तरह से इस जीवन जी रहे हैं, इस दुनियावी दुनिया में पैसे का एक महत्व है, और पैसा किस तरह से आपको इंटरेस्ट से ज़्यादा मिले, हर को जितने जो अकाउंट होल्डर है उनके पास टाइमली मिले, और एक इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग कैसे होती है, ये रिजवान साहब ने आपको तफसील में बताया। रिजवान साहब, आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपने अपना समय लिया, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो ये थे डेली कल्चर की स्पेशल प्रोग्राम में रिजवान साहब। अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। तब तक मुझे तरुण उपाध्याय को दीजिए इजाज़त। थैंक यू।